NIOS कक्षा 12वीं अध्याय 2 भारत का भौगोलिक परिवेश और प्रागैतिहासिक सभ्यताएं। ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। केवल एक पॉडकास्ट के रूप में, केवल एक ऑडियो की तरह आपको इस वीडियो को लेना है और सिर्फ इस अध्याय को आपको सुनना है, क्योंकि कई बार सुनने में ही हम कई सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। इसके बाद में फिर नोट्स की वीडियो अलग से चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, जहाँ पर येलो कलर की थंबनेल आपको दिखेगी, जो हिस्ट्री के फाउंडेशन बैच के वीडियोस आपके लिए आ रहे हैं। उसके बाद ये इन अध्यायों के टेस्ट वाले वीडियो भी आएंगे। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को सिर्फ एक वीडियो की तरह सुने और कोई अच्छी बात अगर आपको सुनने को मिले तो उसे नोट डाउन करें। देखिए, किसी भी देश अथवा क्षेत्र के भूगोल की जानकारी। भारत को अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र, उत्तर भारत का नदी तटीय मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत, ऐसे कुछ अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की बात हो। प्रागैतिहासिक काल में आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। लघु पाषाण मतलब कि ये कालखंड आपको पत्थरों के ज़रिए हमें समाज की जानकारी मिलती है, क्योंकि इनके हथियारों में, इनके रहन सहन में पत्थरों का महत्वपूर्ण योगदान हमें देखने को मिलता है। फिर नवपाषाण काल में हम देखते हैं कि इनकी बस्तियों का विकास होता है और धीरे धीरे ये सभ्य होते हैं, और नवपाषाण काल के अंतिम दौर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के विकास को देखते हैं। हिमालय क्षेत्र की बात करते हैं तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र विश्व की विशालतम और उच्चतम पर्वतीय श्रृंखलाएं यहाँ पर मौजूद है। यह औसतन 2400 किलोमीटर लंबी है और इन श्रृंखलाओं को न सिर्फ हमलावरों को आने से रोका, बल्कि उत्तर की ओर से आने वाली मानसूनी शीतलहर को भी हमारी सुरक्षा की। यही कारण है कि भारत में चीनी प्रभाव हमें कम देखने को मिलता है, जबकि आपको मध्य एशिया का प्रभाव देखने को मिलेगा। कश्मीर क्षेत्र हो या फिर भारत की जो बॉर्डर लगे क्षेत्र हैं, आपको मध्य एशिया का प्रभाव भारतीय संस्कृति में देखने को मिलेगा। लेकिन चीनी संस्कृति का प्रभाव भारतीय संस्कृति में नहीं मिला, क्योंकि सीधे तौर पर आदान प्रदान संस्कृतियों का नहीं हो पाया। उसका कारण था हिमालय पर्वत। अब यहाँ पर आप हिमालय पर्वत को देख सकते हैं, तो हिंदू कुश पर्वत से शुरू होकर ये ब्रह्मपुत्र वगैरह होते हुए ये मन्याल तक ये क्षेत्र जाता है। नीचे आप उत्तरी मैदान देख सकते हैं, जिनमें गंगा यमुना के प्रमुख मैदान हैं, ब्रह्मपुत्र के हैं। यहाँ पर पंजाब क्षेत्र में आपको सतलुज, रावी, झेलम, चिनाब, सिंधु जैसी प्रमुख नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान क्षेत्र में आपको अरावली पर्वत, चंबल नदी, फिर मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपको नर्मदा नदी, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तापी नदी, महानदी। फिर दक्कन का पठार यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आपको पश्चिमी घाट, जो कि मुंबई इसमें आता है, महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण यानी कि जो गोवा वगैरह, मालाबार तट जो केरल वगैरह इस पश्चिमी तट में आते हैं। वहीं पर पूर्वी तट की बात करें तो कोरोमंडल तट इसमें आता है, जो कि चेन्नई वगैरह है। यहाँ पर जितने भी पूर्व की ओर स्थित बड़े बड़े शहर है, चाहे वह पौंडुचेरी हो, विशाखापत्तनम हो, चाहे वह उड़ीसा के शहर हो, चाहे तमिलनाडु में जो पुदुचेरी हो, चेन्नई हो, बहुत सारे नगर यहाँ पर आपको इस तट में भी देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में देखिए तो यह समुद्र से उठने वाली मानसूनी हवाओं को रोककर उत्तरी मैदानों में वर्षा का कारण बनती है। कौन? हिमालय पर्वत श्रृंखला। तथापि कुछ ऐसे पर्वतीय दर्रे हैं जिनसे गुजरकर हमलावर, व्यापारी और धर्म प्रचारक यहाँ पहुँचे। यद्यपि यह जटिल क्षेत्र है, इन्होंने प्राचीन काल में मध्य एशिया, चीन और तिब्बत जैसे देशों से सांस्कृतिक संबंध विकसित करने में सहायता की। उत्तर पश्चिमी दिशा में विभाजित हिमालय श्रृंखलाओं में भारतीय मैदानी क्षेत्रों को अफगानिस्तान के जरिए ईरान और मध्य एशिया से जोड़ने वाले मुख्य भाग शामिल है। इनमें गोमल, बोलन और खैबर पास यानी कि दर्रे प्रमुख रूप से शामिल है। ग्रीक, शक, कुषाण, हुन और अन्य विदेशी जनजातियों ने इन्हीं मार्गों के जरिए भारत पर प्रवेश किया। इसी प्रकार बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय विशिष्टताएं, भारतीय संस्कृति का प्रसार भी इन्हीं पर्वतीय मार्गों के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया होते हुए
यूरोप जैसे क्षेत्रों में भी फैलता है। उत्तर भारत के नदी तटीय मैदानों की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र ने भारत को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से प्रभावित 3 नदी तंत्र उपलब्ध कराए हैं। इन नदियों ने अपने अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ साथ इन नदियों ने क्या किया, अपने अपने क्षेत्रों को उपजाऊ बनाने के साथ साथ यहाँ के स्थायी निवासियों और हमलावरों को भी आकर्षित किया है। सिंधु नदी के मैदानी क्षेत्र में पंजाब और सिंध सम्मिलित है। सिंधु नदी की सहयोगी नदियों की सिंचाई ने इस भूक्षेत्र को एक विस्तृत उपजाऊ मैदान बना दिया है, जिसके कारण यह क्षेत्र इस उपमहाद्वीप का खाद्य केंद्र बन गया है। इस तथ्य का यह कारण है क्योंकि यह क्षेत्र गेहूं की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंजाब की सामरिक स्थिति और समृद्धि ने प्राचीन काल से ही विदेशी हमलावरों को आकर्षित किया है। सिंध क्षेत्र में निचली सिंधु घाटी और डेल्टा शामिल है। सिंधु नदी के मैदान में भी इस उपमहाद्वीप में पहली बार हड़प्पा संस्कृति की शहरी सभ्यता के विकास की झांकी हमें देखने को मिलती है। गंगा की घाटी में सिंधु क्षेत्र की तुलना में अधिक वर्षा होती है और यह क्षेत्र अधिक नमी वाला है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों को 3 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। वे हैं ऊपरी, मध्य और निम्न। गंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं और प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में सांस्कृतिक विकास हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक युग में यह आर्यों का निवास स्थान बना। जब यहाँ रहकर उन्होंने खेतीबाड़ी की। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र अधिक उपजाऊ है। उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल है। यह वह क्षेत्र है जहाँ 6ठी सदी ईसा पूर्व कौशल, काशी और मगध जैसे महाजनपद जो कि बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे, यहाँ पर हमें प्रांतीय मतलब छोटे जनपदों के रूप में स्थापित नजर आते हैं, जो कि आगे चलकर बड़े साम्राज्य बनते हैं, जिनमें मगध सबसे बड़ा साम्राज्य बनता है। भारत के 2 प्रमुख धर्मों जैन और बौद्ध धर्म का जन्म भी इन्हीं क्षेत्रों में हुआ। गंगा के निचले मैदानी क्षेत्रों में बंगाल क्षेत्र शामिल है। इसका उत्तरी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र है। भारी वर्षा से यहाँ घने जंगल और दलदली भूमि विकसित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शुरू में यहाँ आवास विकसित करने में कठिनाइयाँ पैदा हुई, लेकिन इसके तटीय क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच भी परस्पर संचार के महत्वपूर्ण मार्ग साबित हुए। ताम्रलिप्ति अथवा ताम्लुक इस क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह था, जिसने व्यापारिक गतिविधियों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी भारत को महानदी और इसकी अन्य धाराओं द्वारा विकसित तटीय मैदानों के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र के उपजाऊ तटीय क्षेत्र ने कृषि, समाज और संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया। नंद और मौर्य राजवंशों के काल में 4ठी सदी ईसा पूर्व यह गंगा सभ्यता के संपर्क में आया। 1000 ईस्वी के बाद के आसपास उड़ीसा की अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान विकसित होनी शुरू होती है। पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में राजस्थान और गुजरात के आधुनिक प्रदेश सम्मिलित हैं। यह अपनी काली मिट्टी की वजह से महत्वपूर्ण पहचान रखते हैं, जो कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। अर्धशुष्क क्षेत्रों से घिरा राजस्थान का थार मरुस्थल गंगा के मैदानी क्षेत्रों की तरह उपजाऊ नहीं था, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं समझा गया। तथापि बाद में 8वीं सदी में रहट यांत्रिकी की सिंचाई के विकास के बाद यहाँ अनेक प्रकार की आबादी का निवास शुरू हुआ। राजस्थान अनेक राजपूत वंशों का भी मूल निवास स्थल रहा है। गुजरात में साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती नदियों के उपजाऊ मैदानों के कारण यहाँ बहुत ही समृद्धि आई। गुजरात के अत्यधिक लंबे तटीय क्षेत्र ने भी अपने बंदरगाहों के जरिए अन्य देशों के संबंध विकसित करने में भारी सहयोग दिया। इस क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण समुद्र तटीय बंदरगाह रहे, जैसे कि भरूच या भारूकच्छ जैसे प्रमुख बंदरगाह हम देखते हैं।
प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय भारत का मतलब है कि जो दक्कन क्षेत्र है या फिर जो मध्य से लेकर जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय भारत उसकी बात करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण का पठार और दक्षिण भारत के समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र शामिल है। यह पठार विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है और इसे 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें अधिकतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के आधुनिक प्रदेश इसमें शामिल होते हैं। तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करने वाले लोगों के ताम्र पाषाण युगीन स्थल ज़्यादातर यहीं पर पाए गए हैं। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम दक्कन क्षेत्र शामिल है। कर्नाटक में दक्षिण पश्चिम दक्कन क्षेत्र शामिल है। यह जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के लिए अधिक सुविधाजनक रहा है। चावल की खेती के कारण रायचूर दोआब क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल केंद्र कहा जाता है। यह क्षेत्र विभिन्न बादशाहों में परस्पर युद्ध का कारण रहा है। हम देखते हैं कि रायचूर दोआब के लिए ही बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में एक लंबे समय तक संघर्ष चलता है। प्रागैतिहासिक काल से ही इन क्षेत्रों में लोगों का निवास रहा। पठार क्षेत्र में भी पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर पहाड़ी भूप्रदेश है। ये पहाड़ियाँ पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट के नज़दीक से बिल्कुल सीधी ऊंचाई की तरफ बढ़ते हुए पूर्वी दिशा में पठार की तरफ ढलान में चली जाती है। जुन्नार, कन्हेरी और काल्हे पर इनमें अनेक मार्ग दर्रों श्रेणियों पर स्थित है और यह मार्ग इस बंदरगाह को पश्चिमी समुद्र तट को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों के रूप में उपयुक्त रहे हैं। पश्चिमी घाटों के दक्षिणी किनारे पालघाट, हम देखते हैं जो किनारे हैं, पालघाट दर्रा है जो कि पश्चिमी समुद्र तट को कावेरी घाटी से जोड़ता है, जिसने प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत रोम यानी कि इंडो रोम व्यापार में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी घाट धीरे धीरे पठार और समुद्र तटीय मैदानी क्षेत्र में ढलते चले जाते हैं। समुद्री तट मैदानी क्षेत्र में पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में केरल आते हैं। तमिलनाडु में नदियाँ मौसमी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र के लोग तालाबों द्वारा सिंचाई पर अधिक निर्भर रहे हैं। फिर भी कावेरी डेल्टा क्षेत्र मानव के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। इसने चावल की खेती के लिए हमेशा अवसर प्रदान किए हैं और यहीं पर से ही प्रागैतिहासिक काल की संगम सभ्यता का विकास दिखाई देता है। तमिल क्षेत्र में इन्होंने अपनी एक भिन्न भाषाई सांस्कृतिक पहचान विकसित की। अब यहाँ पर देखिए जो भारत प्रायद्वीपीय भारत है उसका मैप यहाँ पर देखिए, तो ये आपको जो विंध्याचल पर्वत है, एक प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है, उसके दक्षिण से ही मतलब उसके नीचे से आपको ये देखने को मिल जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। तो यहाँ पर देखिए चंबल नदी, लूनी नदी राजस्थान, ये इनके भी कुछ हिस्से ऊपर उत्तरी भारत में आपको दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पे ये बालाघाट छिड़ी तेलंगाना का पठार, तुंगभद्रा, पन्नार, कृष्णा, गोदावरी घाट, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और ये रहा ये मैप। अब इसके बाद में देखिए पर्यावरण का क्या प्रभाव रहा, वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी क्षेत्र के लोगों के आवास की स्थिति इस बात पर निर्भर होती है कि उस स्थान के परिवेश यानी पर्यावरण की स्थिति कैसी है। पर्यावरण हमारे आसपास की परिवेशीय स्थितियाँ या वातावरण होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं और काम करते हैं। पर्यावरण में मुख्य रूप से किसी स्थान का वातावरण, भूभाग, पेड़ पौधे और पशु, वनस्पति और प्राणी जगत आदि शामिल होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक पर्यावरण ने लोगों के जीवन और इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया है। लोगों के स्थायी आवास के लिए अर्धशुष्क क्षेत्र अधिक उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सिंध क्षेत्र, जहाँ पर प्राचीन काल में इसी प्रकार का वातावरण रहा, में समृद्ध
हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई, इसने शहरी आवास विकसित कराने में भी सहयोग दिया। इसी प्रकार बिहार में पाटलिपुत्र का विकास और मगध के महत्व को भी वहाँ की भौतिक विशेषताओं और पर्यावरण के मद्देनज़र इनके परस्पर संबंधों के अनुरूप परिभाषित किया जा सकता है। पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक नदियों से घिरा था, जिन्होंने इस स्थान को नैसर्गिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ आंतरिक संरचना की सुविधा भी उपलब्ध करवाई। इसके अतिरिक्त उपजाऊ सिंध गंगा के मैदानी क्षेत्रों ने यहाँ घनी आबादी के निवास बनाए रखने में सहायता की। पर्यावरणीय परिस्थितियाँ किसी क्षेत्र के संभावित संसाधनों को भी निर्धारित करती है। वनांचल क्षेत्र लकड़ी का बड़ा स्रोत हो सकते हैं, तो समुद्र तटीय क्षेत्र समुद्री उत्पादों के स्रोत हो सकते हैं। चट्टानों से भरपूर पहाड़ी क्षेत्र जिनमें खनिज अयस्क यानी कि कच्ची धातुएं भी शामिल हैं, धातु विज्ञान के विकास में सहायक हो सकता है। जैसे मगध लोहे की कच्ची खानों के नज़दीक और छोटे नागपुर पठार के क्षेत्र में पत्थर के स्रोत उद्गम स्थलों और लकड़ी के क्षेत्र के नज़दीक स्थित था। इस वजह से मगध की स्थिति अन्य महाजनपदों की तुलना में ज़्यादा मजबूत थी। जीवन के रहन सहन और आहार व्यवहार भी पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। नदियों के मैदानी क्षेत्रों में कछार वाली मिट्टी बाढ़ से प्रभावित होती है। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति अधिक पैदावार में सहायक होती है। मिट्टी की किस्म किसी स्थान की फसल पद्धति को भी निर्धारित करती है। जैसे काली मिट्टी कपास की खेती करने के लिए बहुत अच्छी होती है। बढ़ते उत्पादन के फलस्वरूप वस्तुओं के परस्पर लेन देन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे बड़े पैमाने पर व्यापार विकसित होता है। जल मार्ग की सुविधा से संपन्न नदियों वाले क्षेत्रों में विकसित व्यापार और संचार नेटवर्क देखने में आए हैं। जातक और अन्य उपलब्ध हमारी प्राचीन साहित्य पुस्तकों में प्राचीन भारत में अनेक जलमार्गों के होने के उल्लेख मिलते हैं। इसी प्रकार समुद्र मार्ग इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के रूप में पालघाट दर्रा ने पूर्व और पश्चिमी समुद्री तट को आपस में जोड़ा और प्राचीन काल में भारत रोम व्यापार करने में सहायता की। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं और पर्यावरण उस क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रक्रिया का खुलासा करने में सहायक होते हैं। संसाधन में समृद्ध क्षेत्र महत्वपूर्ण थे, जबकि जहां इन संसाधनों की कमी रही वहां विकास कम हुआ। यह समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि आवास पद्धति और जीविका का तरीका स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर निर्भर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र का तकनीकी विकास निर्भर होता है। अब हम प्रागैतिहासिक सभ्यताओं की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक काल हमारे इतिहास की वह अवधि है जिसका कोई लिखित वर्णन उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन सभ्यताओं के संबंध में हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक खुदाई के आधार पर मिली सामग्रियों पर आधारित है। इस समय में रहने वाले प्राचीन मानव पत्थर के औजार बनाकर और पत्थर से बनाई गई चीज़ें उपयोग में लाते थे जो उन स्थलों के आसपास पाई गई हैं। यह औजार उन्हें शिकार करने और अपनी भूख शांत करने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी करने में मदद करते थे। चूँकि इस समय में लोगों द्वारा सबसे पहले उपयोग किए गए औजार पत्थर से बनाए गए थे, इसलिए मानव विकास के इस चरण को पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम प्रागैतिहासिक काल के व्यक्ति के शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले व्यक्ति से भोजन उत्पादक में परिवर्तन होने के विकास क्रम के अवशेष खोजेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसमें हजारों साल का समय लगा। अब हम देखते हैं पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक सभ्यता। पाषाण काल का प्रारंभिक चरण। पैलियोलिथिक शब्द ग्रीक शब्द पैलियो से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुराना, और लिथिक शब्द का अर्थ है पत्थर। इसलिए पैलियोलिथिक युग का अर्थ है पूरा पाषाण काल या पूरा पाषाण युग। पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता का कालखंड 2 मिलियन वर्ष पूर्व अत्यंत नूतन युग यानी कि प्लेस्टोसीन एज को बताया है। प्लेस्टोसीन
काल इस युग का वह भौगोलिक काल है जब धरती की सतह बर्फ से ढकी थी और मौसम इतना ठंडा था कि मनुष्य अथवा वनस्पति किसी का भी जीवन में जीवित रहना संभव नहीं था। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहाँ बर्फ पिघल गई थी, मानव की प्रागैतिहासिक जातियाँ जीवित रह सकती थी। लोग पहाड़ी चट्टानों के आसपास रहते थे और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ पत्थर से बने औजारों का उपयोग करते थे, क्योंकि अन्य धातुओं से वे परिचित नहीं थे। फिर भी औजार बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री का चुनाव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता था और इसी सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर होता था। जैसे महाराष्ट्र क्षेत्र में उपलब्ध बेसाल्ट और कर्नाटक क्षेत्र में पाए जाने वाला चूना पत्थर। औजारों की किस्म और उन्हें गढ़ने की तकनीक की प्रगति की प्रकृति के आधार पर पैलियोलिथिक सभ्यताओं यानी पाषाण युगीन सभ्यताओं को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ये 3 चरण हैं। पहला आता है आरंभिक अथवा पूरा पाषाण युग, जिसे हम अर्ली पैलियोलिथिक एज कहते हैं। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, जिसे मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और तीसरा आता है उन्नत या उच्च पाषाण युग, जिसे नियोलिथिक एज हम कहते हैं। अब इसके बाद देखिए जो पूरा पाषाण काल है उसको हम देखते हैं। इसे पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं अंग्रेजी में या विज्ञान की भाषा में। पूरा पाषाण युग चरण में मुख्य औजार थे हाथ की कुल्हाड़ी, गंडासा और काटने के औजार। ये औजार बहुत बेढंगे और भारी थे और पत्थरों से बनाए गए थे। धीरे धीरे नुकीले और हल्के औजारों से बनाए जाने लगे। मध्य पाषाण युग के मुख्य औजार थे खपच्चियाँ की तरह चपटे औजार। उत्तर पाषाण युग में मूलतः दक्षिणी यानी कि बुरीन और कुरेदने वाले स्क्रैपर्स औजार होते थे। यहाँ पर आप पूरा पाषाण काल के समय पर जो काटने के लिए आप कुल्हाड़ी देख सकते हैं। तो देखिए ये पत्थर हैं और इन पत्थरों को किस तरह से औजार बनाते थे। एक पत्थर को दूसरे पत्थरों पर पीटते थे। जो पत्थर मजबूत होता था वह नहीं टूटता था, जो कमज़ोर होता था वह टूट जाता था। और इस तरह से पत्थर की एक एक आवरण हटते जाते थे। जैसे आपने प्याज को देखा होगा तो प्याज में बहुत सारी लेयर होती है, उसी तरह पत्थरों में भी लेयर होती है और जो सबसे मजबूत लेयर होती थी वो बचती थी, तो उसका ये हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर आप इनके हथियारों को देख सकते हैं। ये इनके हथियार है और यहाँ पर भी आप इनको देख सकते हैं। तो ये इन्हीं पत्थरों का अब शुरुआती युग में आपको ये इसी तरह से देखने को मिलेंगे। और जब आप नियोलिथिक एज यानी कि नव पाषाण काल के हथियारों को देखेंगे तो वो इनसे कई गुना ज़्यादा उन्नत आपको देखने को मिलेंगे। वो काफ़ी पतले और काफ़ी नुकीले आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये इसी तरह के इनके हथियार थे। ठीक है, उत्तर पाषाण युग के काटने वाले औजार और हत्थे वाली कुल्हाड़ी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, सब पत्थर ही थे। आइए अब हम संक्षेप में ऊपर उल्लिखित कुछ औजारों की मुख्य विशेषताओं और उपयोगों पर विचार करते हैं। हत्थे वाली कुल्हाड़ी में हत्था चौड़ा है और काम करने वाला हिस्सा पतला है। ये कैसी है हत्थे वाली कुल्हाड़ी? तो अब यहाँ पर हत्थे वाली कुल्हाड़ी हमें देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप इसको देखिए, ये जो 6वें नंबर वाली फ़ोटो है ये एक तरफ से मोटी है पकड़ने के लिए और एक तरफ से पतली है, चोंच टाइप पे आपको इधर साइड से दिख रही होगी, ये इधर साइड से। तो ये इसी तरह से ये इन्हीं पत्थरों का कुल्हाड़ी की तरह भी ये इस्तेमाल करते थे और चाकू छुरी के लिए भी ये इन्हीं का इस्तेमाल करते थे। हत्थे वाली कुल्हाड़ी में हत्था चौड़ा है और काम करने वाला हिस्सा पतला है। पेड़ काटने और जड़ों को खोदने के लिए इनका उपयोग होता था। आरी का सिरा 2 भागों में बटा होता था और इनका उपयोग पेड़ों के तने चीरने के लिए होता था। गंडासा एक मुख्य औजार था जिसका काम करने के लिए एक ही सिरा होता था और इसे काटने के काम के लिए उपयोग में लाया जाता था। बुरीन यानी कि तक्ष पतली खरपच्चियों या ब्लेडों की तरह होते थे और इनका उपयोग नरम पत्थरों, हड्डियों या चट्टानों पर खुदाई करने के लिए किया जाता था। छीलने वाले औजारों यानी कि स्क्रैपर्स
भी पतली खरपच्चियों के बने होते थे और पेड़ों की छालें और पशुओं की चमड़ी प्राप्त करने के लिए तथा छीलने के काम में इनका उपयोग होता था। अब देखिए, हम देखते हैं पाषाण काल के जो स्थानों का भौगोलिक विभाजन है उसको देखते हैं। पाषाण युगीन स्थलों के भौगोलिक विभाजन से यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की संपूर्ण लंबाई और चौड़ाई के विस्तार में फैली हुई थी। उत्तर में है कश्मीर घाटी और रावलपिंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है, कि सोहन घाटी में से प्राचीन पत्थरों के औजार प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में लूड़ी नदी के किनारे के स्थानों पर पत्थर के प्राचीन औजार प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी भारत में भी साबरमती, माही और इनकी सहयोगी नदियों के स्थलों पर पत्थरों के प्राचीन औजार मिले हैं। महाराष्ट्र में इनके प्रमुख स्थान रहे हैं गोदावरी की सहायक सहयोगी नदी नेवासा के आसपास और तापी नदी तंत्र में पाटन के पास, मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो कि भोपाल के पास है रायसेन में, और होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ स्थित चट्टानी आड़ में यानी कि गुफाओं में पुरापाषाण युग और मध्य प्राचीन युग से संबंधित औजार हमें मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी मोटे तौर पर इलाहाबाद और वाराणसी क्षेत्र पर यह फैली हुई है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल रही है इस काल का। और यहाँ मिले औजारों से प्राचीन पाषाण युग से लेकर निरंतर आज तक मानवीय व्यवसाय के दर्शन हमें देखने को मिलते हैं। यदि पूर्व की ओर बढ़ें तो असम और मेघालय की गारो पहाड़ियों सहित वहाँ के आसपास के क्षेत्र से इतिहास पूर्व काल की कलाकृतियाँ पाई गई हैं। बंगाल, उड़ीसा और बिहार के अनेक स्थानों पर भी प्राचीन पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। प्रायद्वीपीय भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्राचीन पाषाण युग से संबंधित औजार मिलने के समाचार मिले हैं। तमिलनाडु में इनका मुख्य स्थल रहा है अट्टिटरमपक्कम, जो कि चेंगलपुर क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन पाषाण युग की जीविका का मुख्य आधार पशुओं का शिकार और फलों और उसकी जड़ों को खाद्य सामग्री संग्रहित करना रहा है। अन्य शब्दों में उस युग के लोग मूलतः शिकारी और संग्रहकर्ता थे जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। ऊपर की चर्चा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इतिहास पूर्व काल के प्राचीन पाषाण युग की सभ्यताएं लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी। औजारों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि औजार बनाने की तकनीक में सतत विकास हुआ, जिसने बेहतरीन संसाधनों की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त किया। जीविकोपार्जन यानी कि ये किस तरह से अपना जीवन चलाते थे उसकी भी यहाँ पर हम बात करें तो प्राचीन पाषाण युग के लोगों में जीविकोपार्जन के लिए शिकार और खाद्य सामग्री संग्रहित करने का चलन था। उन्होंने शिकार करने, कुतरने, काटने, खोदने और अन्य उद्देश्य के लिए पत्थरों के साधारण औजार बनाए। उन्होंने खानाबदोश जैसा जीवन बिताया। खानाबदोश मतलब कि जो एक स्थान पर नहीं रहते, हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं जीवन की ज़रूरतों के लिए। उन्होंने खानाबदोश जैसा जीवन बिताया और जहाँ पर भी पानी की आसानी से उपलब्धता के साथ साथ पेड़ पौधे और पशुओं जैसे संसाधन की बहुलता मिली, उन्हीं स्थानों पर स्थानांतरित होते रहे और वहीं पर बसते रहे। अब देखिए प्राचीन पाषाण युगीन स्थलों की यहाँ पर देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें, ये जितनी साइट यहाँ पर लिखी है, आप इनको इस वीडियो को रोककर यहाँ पर आप लिख लेना। बुद्ध पुष्कर ये आपको मिलेगा राजस्थान में, भीमबेटका मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ आपको होशंगाबाद में मिलेगा मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको नागार्जुनकोंडा मिल गया, कुमोल, रानीकूट, तो ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्षेत्र में आपको ये मिलेंगे। इसके बाद में आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं अगले काल को। मध्य पाषाण युगीन सभ्यताएं या जो मेसोलिथिक संस्कृति है उसे हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जितनी साइट यहाँ पर बताई गई हैं, ये भीमबेटका, आदमगढ़, बुद्ध पुष्कर, नागार्जुनकोंडा, कुमोल, रानीकुंड, इन सभी को यहाँ पर ध्यान में रखना क्योंकि इनसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कई बार कि बताओ ये किस काल की साइट है, इसलिए यहाँ पर ध्यान में रखना। मध्य पाषाण युगीन सभ्यताएं मेसोलिथिक संस्कृति की बात करते हैं
तो मेसोलिथिक शब्द दो शब्दों के संयोजन से बना है, मेसो और लिथिक। ग्रीक भाषा में मेसो का अर्थ होता है मध्यम और लिथिक का अर्थ है पत्थर, अर्थात इतिहास पूर्व काल के मेसोलिथिक युग को मध्य पाषाण युग के रूप में पहचाना जाता है। यह समय प्राचीन पाषाण युग और नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमणकालिक चरण रहा है। पुरातात्विक खोजों के आधार पर भारतीय महाद्वीप के मध्य पाषाण युग का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ये जो कालक्रम हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये केवल भारत के संदर्भ में, भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में हम देख रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, तो उन सभी के लिए भी यही संदर्भ ज़्यादातर मायने रखेगा। लेकिन विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में सभ्यताओं का विकास अलग अलग चरणों में और अलग अलग कालखंडों में हुआ है। इस अवधि के दौरान तापमान में वृद्धि दिखाई दी, जिसके परिणाम स्वरूप वातावरण में गर्मी आई। इन परिवर्तनों की वजह से प्राचीन युग की ओर बर्फ पिघलती गई, जिससे वनस्पति और प्राणी जगत में बहुत से परिवर्तन दिखाई दिए। यद्यपि मनुष्य अभी भी शिकारी और भोजन संग्रहकर्ता के स्तर पर ही था, परंतु अब उसने मछली पालन और जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। भीमबेटका भोपाल के पास, जो रायसेन में भीमबेटका, यहाँ चट्टानों पर इस काल की चित्रकारी के संकेत हमें मिलते हैं, जो कि लोगों की कलात्मक रुचि के बारे में बताता है। मध्य पाषाण युग के औजारों की बात करें तो मध्य पाषाण युग में प्रयुक्त किए जाने वाले पत्थर के सूक्ष्म औजार आकार में बहुत छोटे थे और इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर के बीच अलग अलग होती थी और इन्हें मोटे तौर पर छीले गए पतली खपच्चियों जैसे टुकड़ियों से बनाया जाता था और इनमें से कुछ औजारों का आकार ज्यामितीय रूप में होता था, जैसे त्रिकोण, अर्धचंद्राकार और समलंबाकार। इनके औजारों को तीर या भाला बनाने के लिए बांधा या उसमें बैठाया जा सकता था। मध्य पाषाण युगीन स्थलों के भौगोलिक विभाजन की बात करें तो मध्य पाषाण युगीन स्थलों के विभाजन से संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण युगीन सभ्यताओं का आवास उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम संपूर्ण भारत में मिलता है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं गुजरात में लंगनाज, जो कि महसागणा जिले में आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, जो कि भोपाल के पास रायसेन जिले में। उत्तर प्रदेश के पास चौपाड़ी मांडो, जो कि इलाहाबाद के पास बेलन, इलाहाबाद बोले तो आज के प्रयागराज के पास बेलन घाटी में मिलेगा। पश्चिमी बंगाल के बीरबानपुर, जिला बर्धमान यहाँ पर आता है। कर्नाटक के संगनकल्लू, जिला बेल्लारी और दक्षिण तमिलनाडु में तूतीकोरिन। अब यहाँ पर इनके जो औजार थे उनके चित्रों को भी देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर त्रिकोण या समलम टाइप के पृष्ठ फलक आपको मिलेंगे। नवचंद्राकार यानी कि चंदे की तरह, आधा जो चंदा होता है उसकी तरह कटे हुए आपको पत्थर यहाँ पर मिलेंगे और इनको स्वाभाविक सी बात है कि चमड़ी या किसी को छीलने के लिए इस्तेमाल करते थे। आर्डर बारमुट, दंतुर फलक, सुआ, रुंडित फलक, पार्श्ववर्ती फलक। यहाँ पर फलक देखिए, ये अंतर खुरचली, दो मुँहा नोक यानी कि दोनों तरफ से नोक है, सिरे वाली खुरचनी, और ये 0 से 2 सेंटीमीटर तक की होते थे। लंबी धारी मतलब कि कुछ तो ज़्यादा भी होते थे, हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि 1 से 8 सेंटीमीटर तक होते थे, लेकिन यहाँ पर जो दो मुँह नोक है या सिरे वाली खुरचेरी है, लंबी धारी वाली क्रोट है, कि 0 से 2 सेंटीमीटर तक होते थे। अब देखिए, लकड़ी के हत्थे पर गड्ढे से सूक्ष्म फलक से बना ये हंसिया है। मुड़ी हंसिया दस्ते पर ले सूक्ष्म फलक आपको मिल रहा है। कांटेदार बर्छी आपको यहाँ पर मिल रही है। अब जीवन यापन की इनकी पद्धति क्या थी वो भी देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के लोग अभी भी अपना जीविकोपार्जन शिकार और संग्रहण से करते थे, परंतु अब शिकार के तरीके में कुछ बदलाव आ गया था। जैसे अब प्राचीन पाषाण युग के बड़े जानवरों के स्थान पर छोटे छोटे पशुओं का भी शिकार होने लगा था, जिन पर धनुष बाण और तीरों से आक्रमण किया जा सकता था। अब इसके पीछे लॉजिक आप लगाना चाहो तो वो यह है कि पूर्व पाषाण काल में क्या होता था कि पत्थर ही एकमात्र जरिया था औजारों का, और उस समय पर
फिर भी 2-2 किलो 5-5 किलो इस तरह के पत्थर औजार होते थे, तो उन्हें उठाने में, उनसे हमला करने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था और जिस कारण बड़े जानवर ही मर पाते थे। लेकिन इस काल में इन्होंने धनुष बाण, बर्छे भाले जैसी नई चीज़ों से भी अवगत हो गए थे और इनका विकास इन्होंने कर लिया, जिसके कारण ये छोटे छोटे जानवरों को भी मारने लगे थे। इसके अतिरिक्त मछली पालन और पक्षियों के शिकार को भी महत्व दिया जाने लगा था। मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, चूहे, जंगली सांड, दरियाई घोड़े, कुत्ते, लोमड़ी, छिपकली, मेंढक और मछली आदि प्राणियों के अवशेष मध्यकालीन पाषाण युगीन स्थान से हमें प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं नव पाषाण काल की हम बात करते हैं। हमने पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल को देखा। अब हम नव पाषाण काल को देखते हैं, नियोलिथिक एज को देखते हैं। इतिहास पूर्व अंतिम चरण को नवपाषाण युग नाम दिया जाता है। मतलब कि इतिहास पूर्व, इतिहास शुरू होने से, इतिहास कब से माना जाता है कि आपके पास में ऐसे ग्रंथ हों जिनमें आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लिखित प्रमाण भी मिल रहे हैं और आप उनको पढ़ भी पा रहे हैं, तो वहाँ पर से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से, उसमें वैदिक ग्रंथों की रचना हुई और जिन भाषाओं में भी उन ग्रंथों की रचना हुई संस्कृत में, हम उस भाषा को पढ़ और समझ पाते हैं, इसलिए वहाँ पर से इतिहास कहा जाता है। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर हमको चित्रात्मक लिपि मिलती है, लेकिन हम उनकी भाषा को आज तक समझ नहीं पाए, इसलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे भी आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। तो जो ऐतिहासिक काल है उससे पहले का जो दौर रहा वह भी नवपाषाण युग के अंतर्गत आता है। नियोलिथिक शब्द को ग्रीक शब्द नियो से मिला है, जो कि नया या नया इसका अर्थ होता है, और लिथिक का अर्थ होता है पत्थर। इसके कारण इस नियोलिथिक एज को नवपाषाण काल भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इसका कालक्रम 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। नियोलिथिक शब्द का निर्माण जॉन लुबाव द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नेट जेआरएफ में भी ये पूछा जा चुका है कि नियोलिथिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो उनका नाम था जॉन लुबाव। किसने किया? जॉन लुबाव ने। युग की प्रमुख विशेषता थी नए किस्म के घिसाई और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार। इस काल को पौधों की खेती और घरेलू पशुपालन की शुरुआत के रूप में भी पहचाना जाता है। इसकी वजह से जीवन में स्थायी आवास की शुरुआत हुई और गांवों में आबादी का विकास हुआ। नवपाषाण युग में निम्नलिखित विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। कृषि संबंधी गतिविधियों का आरंभ, घरों में पशुपालन, तीखे नुकीले पत्थरों के औजारों की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। अब देखिए, ये सब इस काल की विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कई बार इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि बताओ निम्न में से कौन सी विशेषता हमें नवपाषाण काल में देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर ये 4 विशेषताएं आपको ध्यान में रखना है कि कृषि इस काल से शुरू हो गई थी, घरों में पशुपालन की शुरुआत इस काल से हो गई थी। हालांकि दुग्ध गायों से या भैंसों से दूध निकालने की जो तकनीक है उसका विकास इस काल में नहीं हुआ था। तीखे नुकीले पत्थर के औजारों की घिसाई और उन पर पॉलिश की शुरुआत इस काल में हुई और पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों का उपयोग भी इस काल में शुरू हो गया था। नवपाषाणी क्रांति की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में आए महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के आधार पर कभी कभी इस कालावधि को नवपाषाणी क्रांति नाम दिया जाता है। पैने और पॉलिश किए गए पत्थर के नए औजारों ने मिट्टी की जुताई को आसान बना दिया था। इसके साथ साथ पशुओं को घरों में रखकर पालने का चलन भी शुरू हो चुका था। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप खेतीबाड़ी करने वाले स्थायी जातियों की स्थापना इस काल में होती है। नवपाषाण युग के चरण में पुनर्विकास ने मानव जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप अनेक विद्वानों ने इन परिवर्तनों के महत्व को दर्शाने के लिए नवपाषाण कालीन क्रांति नियोलिथिक रेवोल्यूशन का नाम दिया। परंतु अधिकतर विद्वानों का यह विश्वास है कि यद्यपि यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है,
तथापि इन परिवर्तनों को प्राचीन पाषाण युग और मध्य पाषाण युग के दौरान हुई पिछली प्रगति के इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अतः इसे सतत विकास माना जाए, ना कि क्रांति। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दौर से भी इस दौर में केवल आपको विकासात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। महापाषाण काल में जहाँ पर आपको बहुत ही भारी भरकम पत्थर हथियार के तौर में इस्तेमाल करते हुए देखने को मिलते हैं, वहीं मध्य पाषाण काल में उनका साइज बहुत कम हो जाता है। तो ये जो विकास क्रम है या ये जो बदलाव है, ये अचानक आया हुआ बदलाव नहीं है जो हम इसे क्रांति कहें, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है कि बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा बदलाव कर देना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर यह बदलाव क्रमबद्ध था। पूरा पाषाण काल की कमियों को दूर किया गया मध्य पाषाण काल में, और मध्य पाषाण काल की कमियों को दूर किया गया नव पाषाण काल में। नव पाषाण युग के औजार की बात करें तो नव पाषाण युग के औजारों में चिकनी सतह वाले घिसाई और औजार और भली भांति गोलाई किए हुए नपे तुले आकार के औजार शामिल हैं। घिसाई ने औजारों को पहना और पॉलिश किया गया आकार दिया, और पॉलिश ने इन औजारों को पहले की अवधि के औजारों से अधिक प्रभावी बना दिया। जहाँ पर आप इन औजारों को देख सकते हैं कि साइज में कितने छोटे हैं और कितने ज़्यादा पहने आप इनको देख सकते हैं, और ये सब किसके हैं? पत्थर के हैं, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि लकड़ी के। तो इस तरह से इन्होंने इतनी अच्छी तकनीक इस काल में अपना ली, जबकि हमने देखा था कि जो पाषाण काल के औजार है वो तो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि पत्थर ही है। नवपाषाण युग के घिसाई किए गए औजार में विभिन्न प्रकार की कुल्हाड़ियाँ शामिल हैं, जिन्हें सैल्ट यानी कि आदिम कुल्हाड़ी कहा जाता है। पत्थर के औजारों के अतिरिक्त इस युग के स्थानों पर विविध प्रकार की हड्डियों से बनी वस्तुएं जैसे सुइयाँ, स्क्रैपर, भूमि में छिद्र करने वाले औजार, बोरट, तीरों के अग्रभाग, पेंडेंट, चूड़ियों और कान के बुंदे आदि भी पाए गए हैं। अब देखो ये और हथियार आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको प्रमुख हथियार आपको देखने को मिल जाएंगे। अब नवपाषाण युगीन स्थलों के भौगोलिक विभाजन को हम देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग संपूर्ण भूभाग में नवपाषाण युगीन स्थलों का विस्तार मिलता है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बलूचिस्तान और कच्ची मैदानी क्षेत्रों में मेहरगढ़ ऐसा ही एक उत्कृष्ट स्थल है। मेहरगढ़ में की गई खुदाई से नवपाषाण युग के लोगों द्वारा घरों के निर्माण के साक्ष्य सामने आए हैं। ये घर धूप में सुखाई गई ईंटों से बने थे। इन घरों में छोटे कमरों के विभाजन किए गए थे, जैसे किए गए थे। गेहूं, जौ और कपास की खेती किए जाने के प्रमाण इन स्थलों पर पाए गए हैं। कश्मीर घाटी के प्रमुख स्थानों में बुरजहोम और गुफकराल शामिल है। नवपाषाण युग की सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता इन जगहों पर रहने के लिए पाए गए गोलाकार या आयताकार गड्ढे प्रमुख रूप से शामिल हैं। विंध्य पठार के किनारे के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के आसपास बेलन घाटी में भी अनेक स्थान हैं, जैसे कोल्ली हवा और मगहरा। यहाँ पर जो नवपाषाण युगीन स्थल हैं जिनका उत्खनन किया गया, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं, जैसे बुरजहोम, चालीगई, सरायखोला। यहाँ पर आप पाकिस्तान क्षेत्र में बात करें तो किले गुल मोहम्मद को मेहरगढ़, ये आपको मेहरगढ़ वगैरह आपको राजस्थान में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए धीरेन्द्र, सारूतारू, मगडोला, डेकुल हर्डिंग, ये सब आपको कहाँ पर मिल रहे हैं? तो ये सब आपको ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके बाद में देखिए बोरुत, कुच्छा, और फिर दक्षिण भारत में देखिए तो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा स्थल आपको मिल रहे हैं। नागार्जुन कोंडा, डेट्टनूर, कोडेकाल, टेक्कल, मस्की, संगाना, कुप्पूगल कल्लू, कोट्टाडल, हेल्लूर, पावापुई, ब्रह्मगिरी, नरीशीपुर, हेम्पगी, पयमपल्ली।
ये कुछ प्रमुख साइट है नवपाषाण काल की जो कि भारत में मिली हैं। उत्खनन शहर है, तो इन सभी को आपको ध्यान से देखना है और इन सब की लिस्ट बनाकर आपको याद करना है। नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों के बने थे। मिट्टी के बर्तन, जैसे यहाँ पर जो औजार आपको मिल रहे होंगे, ये जो है ये स्वाभाविक तौर पर आपको देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये हड्डी है। ये जो है ये क्या है, ये हड्डी है। तो इस काल में हड्डियों से भी औजार बनने लगे थे। तो हड्डियों वाले औजार तो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। नवपाषाण युग के औजार पत्थर और हड्डी दोनों से बने। मिट्टी के बर्तन, अन्य कलाकृतियाँ, फूल पौधे और प्राणियों के अवशेष इन स्थानों पर मिले हैं। बिहार और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में चिरंट बहुत ही लोकप्रिय स्थल है। आसाम, मेघालय और नागालैंड की पहाड़ियों पर भी अनेक स्थल मौजूद है। घिसाई की गई छोटी कुल्हाड़ियों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन आदि इस क्षेत्र से मिले हैं। दक्षिण भारत में भीम, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी नदी के किनारे किनारे अनेक स्थलों आबादी की खोज की गई है। कुछ प्रमुख स्थल है संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, हल्लूर कर्नाटक में, उत्तुरूर, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बूढ़ीहाल और तमिलनाडु में पल्ली जैसे प्रमुख स्थल हमें देखने को। कुछ प्रमुख स्थलों में हम देखते हैं संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पिपलीहल, हल्लूर कर्नाटक में देखिए, उत्तनूर, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बूढ़ीहाल तमिलनाडु में, पल्ली। इन स्थानों पर खेती और पशुपालन के भी हमें प्रमाण मिले हैं। रागी दक्षिण भारत के गांवों में उगाई गई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है। तो रागी जो है वह दक्षिण भारत के गांवों में उगाई गई, यानी कि दक्षिण भारत में उगाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, रागी है। ये एक पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। अब देखते हैं कि नवपाषाण काल के लोग अपने जीवन पद्धति चलाने के लिए क्या करते थे। नवपाषाण चरण में खेती बाड़ी का आगमन बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर इस काल के लोगों ने विविध प्रकार की फसलें उगाई, जैसे गेहूँ, जौ, दालें आदि। खेती बाड़ी के काम ने पशुपालन को गति दी। शिकार अभी भी लोगों का मुख्य व्यवसाय था। लोगों द्वारा घरों में पाले गए पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि शामिल थे। तो शिकार किए गए जंगली जानवरों में थे सुअर, नीलगाय, चिंकारा आदि। नवपाषाण युग के लोगों द्वारा बनाए गए विविध प्रकार के पत्थर के औजारों के संबंध में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। नियोलिथिक काल के लोगों ने मिट्टी के बर्तन भी पहले हाथ से बनाए और बाद में चाक पहिए पर बनाने लगे और इन्हें बड़ी बड़ी भट्टियों में पकाया भी जाने लगा। अनाज भंडारण के लिए यह मुख्य साधन थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि नियोलिथिक सभ्यताओं को विशेष रूप से शिकारी से संग्रहकर्ता और संग्रहकर्ता से पेड़ पौधों और खेती बाड़ी करने वाले, पशुपालन करने वाले लोगों में परिवर्तित होने वाले जनसमूह के रूप में पहचाना जाता है। पॉलिश किए गए नए औजारों ने मानवों के लिए खेती बाड़ी, शिकार करने और अन्य गतिविधियों से संबंध काम को आसान कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप खाद्य संसाधनों की बहुतायत में उपलब्धता से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई और बढ़ती आबादी के कारण गांवों की स्थायी आबादियों में भी वृद्धि हुई। नवपाषाण युग की सभ्यताओं ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिनसे बाद के समय में शहरों और कस्बों के विकास में सहायता मिली। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। चट्टानों पर चित्रकारी। मध्यपाषाण मेसोलिथिक युग के लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण और भिन्न विशेषता थी। यद्यपि इसकी शुरुआत के संकेत उत्तर पूर्व पाषाण काल में भी पाए गए हैं। यह चित्रकारी चट्टानों पर बनाए गए बसेरों की दीवारों पर बनाई गई थी और इनमें से अधिकतर चित्रकारी मध्य प्रदेश में भीमबेटका में पाई गई है। इनमें मध्य पाषाण काल के लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन की झांकी हमें देखने को मिलती है। चित्रकारी में पाए गए चित्रों का मुख्य विषय शिकार, मछली पकड़ना और भोजन एकत्र करना है। जंगली सुअर, भैंस, बकरी और नीलगाय आदि के चित्र हमें आमतौर पर इन चित्रों पर मिलते हैं। चट्टानों पर की गई चित्रकारियों में बच्चे का जन्म, बच्चों का पालन पोषण और दफनाए जाने की रीतियाँ पूरी किए जाने संबंधी चित्र भी दर्शाए गए हैं।
एक जनसमूह में रहकर शिकार करने के दृश्यों से संकेत मिलता है कि मध्य पाषाण कालीन लोग समूह बनाकर रहते थे। अतः हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण कालिक समाज पूरा पाषाण युग के लोगों से अधिक स्थिर था। यद्यपि शिकार संग्रहण अभी भी इनका मुख्य पेशा था। अब यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो कि किस तरह से जानवरों में बैठकर ये शिकार करने के लिए जा रहे हैं। इनके हाथ में आप हथियार देख सकते हैं। अब ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपने जो मेसोलिथिक एज है या फिर जो पाषाण काल है उसको बेहतर तरीके से समझा होगा। और इस वीडियो को सुनने के दौरान आप सोए तो कम होंगे लेकिन सोना ज़्यादा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर कोई समझाने वाला काम नहीं था, तो वीडियो बोरिंग होना स्वाभाविक बात थी। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को बखूबी सुना होगा और अपने काम की चीज़ें ज़रूर सुनी होगी। तो अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि नवपाषाण काल या न्यूलिथिक एज शब्द का इस्तेमाल पहली बार किस व्यक्ति द्वारा किया गया? उनका नाम आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। आपको यहाँ पर नाम भी आ गया। अगर आप इंटेलिजेंट होंगे तो आप कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर वीडियो के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो धैर्य के साथ इंतज़ार करते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाती है। इसीलिए सफल होने के लिए सब्र बहुत ज़रूरी है। सब्र के साथ आगे बढ़ो, सब्र के साथ आराम से समझते हुए चीज़ों को देखते हुए अपने सिलेबस को पूरा करो। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।